हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCRT 7 क्लास का साइंस चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 15 का नाम है पौधों में जनन। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है पुष्प, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा तना, चौथा टहनी। तो देखिए, क्वेश्चन है लैंगिक जनन। क्लियर है, लैंगिक जनन है, इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पुष्प। क्लियर है, लैंगिक जनन में पुष्प भाग लेता है। फिर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आलू के पौधे की आंखें क्या है? क्लियर है, आलू के पौधे की आंखें क्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन जड़, दूसरा ऑप्शन मुकुल, तीसरा ऑप्शन तना, चौथा ऑप्शन पुष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तना। क्लियर है, अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। तो देखिए, ब्रायोफिलम एक पौधा का नाम है। तो देखिए, किसके द्वारा जनन करता है? तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा, मूल के द्वारा या फिर पुष्प के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, पत्ती। ब्रायोफिलम पत्ती के द्वारा प्रजनन करता है। पत्ती कुछ इस तरीके से रहता है ब्रायोफिलम का। उसके बाद यहाँ से जहाँ जहाँ भी नोट रहता है वहाँ वहाँ से पत्ती का नया नया पौधा निकलने लगता है। क्लियर है, अब चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो देखिए, कहाँ पर अंडाशय विकसित होता है? पहला ऑप्शन है बीज में, दूसरा पुंकेसर में, तीसरा स्त्रीकेसर में, चौथा फल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल। क्लियर है, परिपक्व होने के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है नर और मादा युग्मक के युग्मनज का प्रक्रम कहलाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन निषेचन, दूसरा ऑप्शन परागन, तीसरा ऑप्शन जनन, चौथा ऑप्शन बीज निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, निषेचन। नर और मादा युग्मनज के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर देखिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम ब यानी कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान करें। क्लियर है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो देखिए, कॉलम ए कॉलम बी। ए नंबर कली या फिर मुकुल, तो इसका मिलान हो जाएगा तीसरा नंबर यीस्ट के साथ। क्लियर है, यीस्ट। अब देखिए बी, आँख। आँख किसका होता है? तो आलू का होता है। क्लियर है ना, आलू का। आलू इस तरीके से रहता है, तो उसमें जो छोटा छोटा कहीं कहीं कोन कोन बना हुआ रहता है, इसी को आँख बोलते हैं। अब चलिए देखिए सी नंबर, खंडन। तो खंडन हो जाएगा सेकेंड नंबर, स्पाइरोगाइरा के साथ इसका मिलान हो जाएगा। क्लियर है, फिर देखिए डी, पंख। पंख हो जाएगा पहला नंबर मैपिल के साथ। फिर ई नंबर बीजाणु। बीजाणु हो जाएगा चौथा नंबर डबल रोटी की फुफुंद। क्लियर है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या है? क्लियर है, लैंगिक और अलैंगिक में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन में बीज की आवश्यकता पड़ती है परंतु अलैंगिक जनन में बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर है, तो देखिए अब हम लोग अच्छी तरीके से अंतर लिखते हैं। सबसे पहले नोटबुक के बीचों बीच में आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। एक तरफ लिखना है लैंगिक और दूसरी तरफ लिखना है अलैंगिक। अब देखिए लैंगिक में ए नंबर, लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। क्लियर है, फिर देखिए अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। फिर देखिए लैंगिक में बी नंबर, लैंगिक जनन के लिए नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखिए अलैंगिक में बी नंबर, अलैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है, फिर देखिए सी नंबर, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विविधता की संभावना अधिक होती है। क्लियर है, और देखिए अलैंगिक में सी नंबर, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विविधता का संभावना बहुत कम होती है। क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है किसी पुष्प का
पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर का चित्र खींचकर नामांकित करें। क्लियर है। तो देखिए पुष्प का पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों का डायग्राम बनाना है और नामांकित करना है। तो देखिए यहाँ पर यह है हमारा पुंकेसर। क्लियर है। पुंकेसर में सबसे ऊपर रहता है परागकण। यहाँ पर देखिए परागकण, उसके बाद यहाँ पर एक डंटी रहता है, पाइप जैसे रहता है, इसको पुतंतु कहते हैं। फिर देखिए स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर में सबसे ऊपर वर्तिकाग्र रहता है, उसके बाद यहाँ पर एक पाइप जैसा रहता है, इसको बोलते हैं वर्तिका। उसके बाद नीचे बीजांड रहता है। क्लियर है। बीजांड के नीचे फिर पुष्पासन रहता है, जहाँ पर पुष्प का मतलब बेस पार्ट। क्लियर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है द्विलिंगी तथा एकलिंगी फूलों में अंतर स्पष्ट करें। क्लियर है। द्विलिंगी और एकलिंगी फूलों में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए पहला, एकलिंगी पुष्प में नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं तथा द्विलिंगी पुष्प में नर एवं मादा दोनों जनन अंग होते हैं। क्लियर है। फिर देखिए बी नंबर, मकई पपीता खीरा आदि एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों गुलाब आदि में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। क्लियर है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है वायु द्वारा प्रसारित होने वाले बीज किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वायु द्वारा प्रसारित होने वाले बीज छोटे हल्के तथा रोमयुक्त या पंखदार होते हैं। क्लियर है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में जो घंटी का आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अच्छी तरीके से नोट बना सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। अब देखिए 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन करें, प्रत्येक का उदाहरण दें। क्लियर है। अलैंगिक जनन विधियों का वर्णन करना है। तो देखिए उत्तर, अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों के अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। इनकी विभिन्न विधियां इस प्रकार हैं। ए नंबर देखिए कायिक प्रवर्धन। इसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग से नया पादप प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जनन पादप के कायिक अंग से किया जाता है। जैसे गुलाब की कलम से नया पादप प्राप्त करना। क्लियर है। कायिक वर्धन गुलाब में किया जाता है। अब देखिए सेकेंड, मुकुलन। क्लियर है। मुकुलन यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। क्लियर है। तो इसको मुकुलन विधि कहते हैं। अब देखिए सी नंबर, खंडन। तालाबों तथा जलाशयों में या ठहरे हुए पानी में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे तैरते रहते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर और एक विधि हम लोग देखेंगे, डी नंबर। देखिए नेक्स्ट डी नंबर, बीजाणु निर्माण। क्लियर है। बीजाणु निर्माण, बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। क्लियर है। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।
अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मोस और फर्न, क्लियर है, मोस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है, क्लियर है। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मनज से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, क्लियर है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं लास्ट 9 नंबर देखिए, नारियल एक बड़ा और भारी फल है, जल द्वारा प्रकीर्णन के लिए यह किस प्रकार अनुकूलित है, क्लियर है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, नारियल में रेशे होते हैं जिनके बीच में वायु होती है। यह तैरने में सहायक है, जिसके कारण नारियल एक बड़ा और भारी फल होते हुए भी जल द्वारा प्रकीर्णन के लिए अनुकूलित है, क्लियर है। इसे नोट कर लीजिए। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।